you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था, कैसे प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं और ऑक्सीजन के क्या क्या यूज है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए। आज हम यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जितने भी फ्यूल्स हैं, जब कभी भी बर्निंग और कंबशन होता है तो उसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चर की बात करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उसमें भी ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है। देखिए, नेक्स्ट आ रहा है बेटा एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब जहां कहीं भी आपको विस्फोट करना है। जब कभी भी ब्लास्टिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप बिग रॉक्स की बात करें, माइंस की बात करें, कोल और पेट्रोलियम जेली या इन सब की मैन्युफैक्चर की बात करें, उनमें कार्टिलेज के फॉर्म में बात करें, तो वहां हर जगह आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। मेटल की एक्सट्रैक्शन में जब हम बात करें तो बहुत अच्छा एग्जांपल हम बात करें, आयरन के ओर जो रहते हैं उसमें ब्लास्ट फर्नेस जो रहता है उसमें भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं वेल्डिंग में बात करें तो जो मिक्सचर होता है बेटा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, वो एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जो एक साथ जलते हैं और इसका ये बेटा जल के 2800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपकी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होती है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की, जब हाइड्रोजन की जगह हम एसिटिलीन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब कभी भी ऐसा होता है तो इस ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर को हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहते हैं। ठीक है, जो इससे भी ज्यादा टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और इसका, इन दोनों का इस्तेमाल हम वेल्डिंग के पर्पज से, वेल्डिंग आपको पता होगा, मेटल्स को पिघला के जब उन्हें ज्वाइंट करने का काम कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम वेल्डिंग बोल रहे होते हैं। ठीक है, स्टिमुलेंट फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में को स्टिमुलेट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था तो उसमें क्या था, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी थी बेटा, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। ठीक है, इन सिलेंडर्स में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है जिन पेशेंट्स को, उनमें उनको हम एक गैस देते हैं जो मास्क लगा के, वो होती है आपकी कार्बोजन। और कार्बोजन क्या रहता है, बेसिकली 95% उसमें ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर रहता है। ठीक है, एनेस्थेटिक के फॉर्म में। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जब कभी भी दिया जाता है ना, तो जब कभी भी सर्जिकल ऑपरेशन करना होता है और जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रॉकेट में एज अ फ्यूल लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट फ्यूल्स में। ठीक है, ताकि वो बर्न हो सके। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जैसे माउंटेनर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, माइनर्स होते हैं, डाइवर्स होते हैं। ठीक है, इन सभी को रेस्पायर करने के लिए, ताकि उन हार्श कंडीशंस में भी वो रेस्पायर कर सके, उसके हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, यहां तक बेटे कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको पढ़ के खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। देखिए बेटा, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना तो आप श्योरिटी समझ ही गए होंगे कि ये जो पियर्सन की बुक्स हैं ये फाउंडेशन की सीरीज हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है बेटा नींव बनाना। ठीक है, और जब हम नींव बनाने की बात कर रहे होते हैं, फाउंडेशन बनाने की बात कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा नींव जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी ही अच्छी उस पर बिल्डिंग तैयार हो सकती है और उतनी ही बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो आप उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन बुक्स के थ्रू मैं आपका यही काम करने जा रही हूँ कि जब आप नीट की तैयारी करो या आईआईटी की तैयारी करो तो उसके लिए जो मेन बेस होता है आपका वो स्ट्रांग हो। और ये स्ट्रांग तभी हो पाएगा बेटा जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं कितना भी पढ़ा लूं, कितना भी अच्छा करा लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उससे फर्क पड़ेगा। एक चीज मैं आप सभी को बता देती हूँ, पियर्सन सीरीज की प्रैक्टिस बुक्स भी आती हैं। इन्हीं बुक्स को कंप्लीटली पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस बुक्स को सॉल्व करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, जब आप इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस को कर लेंगे तो उसके बाद आप उस प्रैक्टिस बुक को जरूर करें। और अगर आपने उस प्रैक्टिस बुक को सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा कि आपके लिए आईआईटी और नीट की बुक्स को पढ़ना, केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, ठीक है, चाहे वो इवन मैथ्स की हो, उन सब में बहुत ज्यादा
आसान हो जाएगा। सो गो फॉर द प्रैक्टिस बुक्स ऑल्सो एंड डू देम ऑन योर ओन। प्रॉब्लम आती है, आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। देखिए मैंने हेल्प पहले भी करी है, कुछ बच्चे इस बात को जानते भी हैं। अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर हेल्प यू, ठीक है, आस्क एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब आपको समझते होगे बेटा कि जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर का एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन में किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस का मिक्स होना जो इसके कंपोजिशन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस का मिक्स होना या किसी भी तरीके से इसके कंपोजिशन का चेंज होना, इट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से इंड्यूस्ड हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं वन बाय वन करके पैराग्राफ नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ सीधा, ठीक है। मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पोल्यूशन को बेटा? कि फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, एरिया में एयर की कंपोजिशन के लिए बात कर रहे हैं, उस एरिया में फॉरेस्ट है या नहीं है, ये डिपेंड कर, ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि वहां पे जो एयर प्रेजेंट है उसका कंपोजिशन क्या होगा, क्या उस एरिया में इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है या नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है, क्या वहां पे अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, ये सारी चीजें ऐसी हैं बेटा जो किसी भी एरिया के एयर के कंपोजिशन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और यही एक तरीके से मेन रीजन मान लीजिए कि जो एयर पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब इस टेबल में, जो ये टेबल है आपकी, इसमें आपको कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम बताए हैं, वो पोल्यूटेंट किन किन सोर्सेस से आए हैं, इनकी प्रोसेसेस क्या क्या हैं, किन किन प्रोसेस से ये पोल्यूटेंट्स एयर में मिक्स हुए हैं और हमारे एनवायरमेंट को ये किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कहाँ से निकलती है बेटा? ऑटोमोबाइल से निकलती है। और कैसे बनती है? जब कभी भी फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, बेसिकली ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, तब ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव पॉइजन। क्यों कहते हैं एक्टिव पॉइजन? बिकॉज जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ह्यूमन बींग्स के ब्लड के हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ मिक्स होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ह्यूमन बॉडीज के लिए क्या रहता है? पॉइजन, ठीक है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एक्टिव पॉइजन। और ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, बेसिकली ऑक्सीजन के इनटेक को कम कर देती है, ठीक है, जिससे सफोकेशन होने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑटोमोबाइल से निकल सकती है, थर्मल पावर प्लांट से निकल सकती है, इंडस्ट्री से निकल सकती है। बेसिकली अगेन फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन से निकलता है, मेटल्स से के एक्सट्रैक्शन से निकल सकता है, पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये गैस काफी सफोकेटिंग होती है इसलिए, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें, ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है। ये भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल्स का। स्मॉग फॉर्मेशन के लिए और एसिड रेन के लिए ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की वजह से निकलती है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, ठीक है, वहां पे ये बहुत ज्यादा रिलीज होगी। और फॉरेस्ट एरिया में डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। डिफॉरेस्टेशन एंड कंबशन ऑफ फ्यूल आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ओजोन की बात करें तो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? इफेक्ट क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसीज, एयर कंडीशनर और ऑर्गेनिक केमिकल से निकलते हैं। जहां कहीं भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा वहां से सीएफसीज निकल सकती हैं। मतलब क्या इफेक्ट डालेगी एनवायरमेंट पे? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए, ठीक है। मेटल्स की बात करें, कुछ मेटल्स जैसे लेड है, ठीक है, आपका मरकरी है, आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, ये सारे ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारी डिजीज को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं, ठीक है।
ये कहाँ होते हैं, किस प्रोसेस से यूज किए जाते हैं? पेट्रोल में एंटी नॉकिंग, जहां कहीं भी नॉकिंग का मतलब होता है आवाज करना, और एंटी नॉकिंग इस तरीके से रिएजेंट बनाना, सब्सटेंस बनाना जो एंटी नॉकिंग को सपोर्ट करते हैं, और पेट्रोल में ऐसे कुछ मिलाए जाते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वहां से ये रिलीज किए जाते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये मेटल्स रिलीज होते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या क्या है, एनवायरमेंट को किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं? नर्वस डिसऑर्डर, ठीक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर को कॉज कर सकते हैं, और सारी कार्सिनोजेनिक वगैरह प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें, ठीक है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहाँ से निकलेंगे? ऑटोमोबाइल से निकलेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट के डिग्रेडेशन से निकलते हैं, ठीक है। इनके लिए मींस प्रोसेस क्या होती है कि ये बहुत सारी गैसेस को एग्जॉस्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, और इनके लिए मेन मतलब इनका इंपैक्ट क्या होता है? ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, ठीक है। फ्लाई ऐश की बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट से निकलती हैं, और कंबशन ऑफ कोल की वजह से निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये फ्लाई ऐश है इसमें मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं जो टॉक्सिक होते हैं और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। सिलिका हो सकते हैं जो ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो क्लॉगिंग ऑफ ड्रेनेज, इन सब के लिए भी ये फ्लाई ऐश रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड क्या करते हैं बेटा? लंग्स और रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और स्मोक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। कि क्या क्या प्रोसेस होती है? ये एग्जॉस्टेड गैस होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस। हैजार्ड्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आस्क। I don't think so you are facing any doubt because this topic is very easy. आप सभी जानते भी हो इन सब चीजों के। बेटा इन सब की सीरियसनेस आपको बहुत समझनी है, ठीक है। आप सीरियसनेस नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम कॉज होगी। हैजार्ड्स की बात करें तो फर्स्ट इज एसिड रेन। एसिड रेन होती क्या है? बेसिकली देखिए, जो सल्फर की ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये एसिड जो रहता है या एसिड कंटेनिंग वाटर जो रहता है, ये क्या करता है? आपके मोनूमेंट को, एक्वाटिक लाइफ को, एनिमल्स को, फर्टिलिटी को, इवन वाटर बॉडीज को, सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, और इवन आपकी बिल्डिंग्स को कोरोड करने का बहुत सारे ऐसे इंपैक्ट हैं जो ये एसिड रेन कॉज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एसिड रेन क्या है? द वाटर विच इज एक्चुअली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। रेन वाटर जो रहता है एक्चुअल में वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। जब हमें इसमें पोल्यूटेंट्स मिल जाते हैं जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एयर इम्पार्ट एसिडिटी टू द वाटर। जब ये मिल जाएंगे बेटा तो क्या करेंगे? इस वाटर को एसिडिक बना देंगे, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ दीज गैसेस आर द इरप्शन ऑफ वोल्केनोज। कई बार देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो रहते हैं, सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऐसा नहीं है ये सिर्फ ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, बल्कि कुछ नेचुरल एक्टिविटीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे वॉल्केनो का इरप्शन होना, ठीक है, बर्निंग होना फॉसिल फ्यूल्स की, या कहीं पे आग लग जाना, ये सारे भी रीजन होते हैं जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को एयर में मिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये रेन वाटर इन गैसेस के साथ डिसॉल्व होता है और उनसे रिएक्शन करता है तो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड फॉर्म होते हैं, जो कि क्या होते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, वेजिटेशन को डैमेज करते हैं, ठीक है। ये पोल्यूटेंट वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कोरोजन ऑफ बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो स्टैच्यूज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, उन सब के लिए, उन सबको डैमेज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसीलिए जब कभी भी बेसिकली जब हम बात करें एसिड रेन की, तो ये रेन ऐसा नहीं है सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में ही कन्फाइंड होते हैं, जबकि एसिड रेन ऐसी है बेटा जो रेन क्लाउड के मूवमेंट से एक रीजन से दूसरे रीजन में भी पहुंच सकती है, ठीक है। एसिड रेन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए किसी भी तरीके से हम सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कैसे कंट्रोल करें?
ठीक है। ये तो देखो, अगर नेचुरल प्रोसेस में बात करें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं या जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है हम उसको बर्न करते हैं, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि उनको हम वेस्ट करने के दूसरे तरीके ढूंढ ले। और एनर्जी जनरेशन की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल मेथड जो हम पहले से ही इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं फॉसिल फ्यूल को जला के, हम उसकी जगह हम दूसरे तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन कर लें, तो इन पोल्यूटेंट्स को हम एयर में मिलने से रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, इमेजिन कीजिए, दिस इज योर सन एंड दिस इज योर अर्थ। सन से जो रेडिएशन आ रही बेटा वो इस तरीके से रहती है, मींस शॉर्ट वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो अर्थ से निकल रही होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी की रहती है। ठीक है, इस टाइप के जो रेडिएशन होता है हम उसको सोलर रेडिएशन कहते हैं, और इस टाइप का जो रेडिएशन होता है हम उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। जब हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट रहता है बेटा, ठीक है, जो मल्टीपल लेयर्स होती है एनवायरमेंट की, इन लेयर्स का जो कंपोजिशन रहता है इन सोलर रेडिएशन को बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट रहती है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी रहती है, लेकिन जब ये एनर्जी अर्थ इसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके जब इसको रेडिएट करती है, तो ये जो रेडिएटेड एनर्जी रहती है ये टेरेस्ट्रियल एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट हो रही होती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट हो रही होती है। और ये जो गैसेस हैं, ये जो एनवायरमेंट है, जो लेयर्स हैं, इसमें जो गैसेस प्रेजेंट है वो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके यहीं के यहीं एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ के ऊपर भेज देती है। ठीक है, तो एक तरीके से जिस एनर्जी को सन से जो एनर्जी है जो ये अर्थ से टकरा के इसे वापस हो जाना चाहिए, लेकिन ये एनर्जी क्या हुई, ट्रैप हो गई। ठीक है, दिस ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड मेनली किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वाटर वेपर की वजह से। ठीक है, और इस टाइप के इससे होगा क्या, इससे क्या होगा बेटा, इमेजिन कीजिए ये एनवायरमेंट है अर्थ का, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये जो सोलर रेडिएशन बाहर चला जाना चाहिए था, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में निकल रहा है, ये इसको एब्जॉर्ब करके वापस अर्थ के ऊपर भेज रहे हैं। अर्थ के ऊपर भेजने की वजह से क्या हुआ, यहाँ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा, इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ में आई? आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट, the trapping of solar energy, ठीक है, this is known as greenhouse effect, and due to greenhouse effect the atmosphere get warm or the temperature of atmosphere is increasing day by day. This phenomena is known as global warming. और ये ट्रैपिंग के लिए जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, these gases are known as greenhouse gases, मेनली है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। समझ में आया, ये मेन है, वैसे और भी है इसमें, इसके लिए थोड़ी सी लंबी है, मीथेन है, ओजोन है, ये सारी भी है, लेकिन यहाँ पे मेन कौन कौन सी गैसेस हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाटर वेपर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द आंसर इज यस, वाटर वेपर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर बारिश का मौसम है, थोड़ी सी बारिश हो जाए, ठीक है, हल्की बारिश हुई और एकदम से बारिश बंद होगी, तो एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बारिश आई, हल्की सी बारिश आई, उसकी वजह से क्या हुआ, वो पानी गर्म होके मॉइस्चर में कन्वर्ट हो, मॉइस्चर कह रही हूँ, उसमें कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वो आपके सराउंडिंग में है, और वो ज्यादा एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, एसीज भी क्या करते हैं, इस मॉइस्चर को ही तो निकालते हैं एयर से। Yes, I think समझ में आ गया होगा। Still you face any doubt, write down in comment section. रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को कम कर दो, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर दो, रिस्ट्रिक्शन कर दो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे। ठीक है, और ये सारे ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हो। ओजोन डिप्लीशन, देखिए आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है दैट इज नोन एज ओजोन लेयर। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि ढेर सारी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या करता है बेटा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको अर्थ पे आने से रोकता है।
ठीक है। अगर मान लीजिए वो ओजोन लेयर नहीं है तो ये हमारी अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे और बहुत सारे डिजीज को कॉज कर सकती हैं जो अनबियरेबल होंगे, जैसे स्किन कैंसर है, कैटरेक्ट है, प्लांट्स और क्रॉप्स का डैमेज होना, और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो इनके लिए यूवी रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ओजोन लेयर क्या करती है कि इसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, अब्जॉर्व करने का काम करती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, CFCs की वजह से ये जो ऑक्सीजन ओजोन की जो लेयर है ये क्या हो रही है, डैमेज होती चली जा रही है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है इस ओजोन लेयर को। ठीक है, ये डैमेज हो गई। इवन आपका जो सदर्न पोल है उसके ऊपर एक होल भी हो गया है, इसी को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन गुड इंफॉर्मेशन ये है कि हमने क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिडक्शन थोड़ा कंट्रोल कर लिया है, तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ है, ओजोन लेयर का जो होल है वो थोड़ा सा रिप्लेनिश होने लगा है, ठीक होने लगा है। ठीक है, प्रिवेंशन आपको पता ही है बेटा, एक बार इसको गो थ्रू जरूर होना। ठीक है, एक बार पढ़ के जरूर देना कि एसिड रेन को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचा लें, ओजोन डिप्लीशन को बचा लें, जिसकी जो मेनली आपके एनवायरमेंट के लिए हजार्ड्स हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन रोक लें, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन रोक लें, ये सारी चीजें करके बहुत इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स हैं, स्क्रबर्स वगैरह है, प्रेसिपिटेटर्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करके एनवायरमेंट को बचाना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीनरीज बनाना है। ये सारी चीजें हैं जो कि क्या है, एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद होंगे। और इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार गो थ्रू जरूर होना। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा डाउट है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ask in comment section. I'm definitely going to answer your questions. Okay? Okay. Have a nice day. बेटा अगर आपका कोई भी डाउट है, ask. Bye bye.